एक प्रॉपर्टी में फादर और मदर दोनों हिस्सेदार हैं, दोनों का नाम है। अब फादर की डेथ हो जाती है और विल नहीं बनाई गई है। ऐसे केस में जो फादर का प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो 3 भागों में बटेगा, 2 उनके बच्चों में और 1 मदर में। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। कानूनन में अभी तक हम बात कर चुके हैं कि कैसे प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अभी तक हमने 3 तरीके जाने हैं। पहला, गिफ्ट के रूप में, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को देना चाहते हैं तो आप गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। दूसरा, विल के रूप में, जो भी व्यक्ति विल बनाता है उसने जो भी विल में लिखा होगा, जो भी उसके बेनिफिशियरीज होंगे, उन्हें जिस जिस प्रोपोर्शन में बताया गया होगा उस प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तीसरा, हमने बात करी कि अगर आपने विल नहीं बनाई हुई है तो जो भी लीगल हायर्स होंगे उन्हें इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी मिलेगी। एक और तरीका है जिसके थ्रू प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और वो है रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट को हिंदी में बोलें तो हक त्यागपत्र, यानी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आप उससे अपना हक छोड़ दें, और जब ये प्रॉपर्टी रजिस्टर कर दी जाती है तो उसे रिलिंक्विशमेंट डीड कहा जाता है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि रिलिंक्विशमेंट डीड क्या है, कैसे उसे बनाते हैं और उसके क्या क्या अलग अलग पहलू हैं। अब बात करते हैं कि रिलिंक्विशमेंट का क्या मतलब होता है। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है कि अपना जो भी हिस्सा है उसे छोड़ देना, उसे त्याग देना। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी में 3 लोगों का नाम है, ए, बी और सी। अब ए अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो अपना हक छोड़ रहा है और वो अपना सारा शेयर बी को दे रहा है। इस तरह की जो ट्रांसफ़र है, इस तरह का जो ट्रांसफ़र है उसे रिलिंक्विशमेंट कहा जाता है। और जब ये एक रजिस्टर्ड डीड के थ्रू हो जाए तो उसे रिलिंक्विशमेंट डीड कहा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि जब इनहेरिटेंस एक तरीका है, गिफ्ट एक तरीका है, विल भी एक तरीका है जिसमें आप प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो रिलिंक्विशमेंट की क्या ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आमतौर पर कैसे केसेस में होता है। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी में फादर और मदर दोनों हिस्सेदार हैं, दोनों का नाम है। अब फादर की डेथ हो जाती है और विल नहीं बनाई गई है। ऐसे केस में जो फादर का प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो 3 भागों में बटेगा, 2 उनके बच्चों में और 1 मदर में। अमूमन ये देखा गया है कि बच्चे अपना हिस्सा मदर के नाम छोड़ देते हैं। ऐसे केसेस में जब बच्चे अपना हिस्सा मदर के नाम छोड़ते हैं तो उन्हें एक रजिस्टर्ड डीड बनानी पड़ेगी जिसे रिलिंक्विशमेंट डीड कहा गया है, जिसमें उन्हें लिखना पड़ेगा कि हम अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं और हम अपना सारा हिस्सा मदर को दे रहे हैं। तो फाइनली वो सब कुछ मदर के पास चला जाता है। ऐसे ही केसेस में रिलिंक्विशमेंट डीड बनाई जाती है। अब बात करते हैं रिलिंक्विशमेंट डीड के अहम पहलुओं की। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टी को रिलिंक्विश किया जा सकता है। कोई भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपका बाय बर्थ राइट हो, ऐसी प्रॉपर्टी को आप रिलिंक्विश कर सकते हैं। या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पेरेंट्स ने अपनी लाइफ टाइम में अर्जित करी हो और वो विल बिना बनाए चले गए हों, ऐसी प्रॉपर्टी को भी आप रिलिंक्विश कर सकते हैं। दूसरा, कौन किसको रिलिंक्विश कर सकता है। मान लीजिए अगर एक प्रॉपर्टी है जिसमें 3 लोगों का नाम है, तो वो आपस में ही प्रॉपर्टी को एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप किसी चौथे व्यक्ति से प्रॉपर्टी ले नहीं सकते और आप किसी चौथे व्यक्ति को प्रॉपर्टी दे नहीं सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। तीसरा, जो भी व्यक्ति रिलिंक्विशमेंट कर रहा है वो मेजर होना चाहिए। कोई भी माइनर अपने शेयर को रिलिंक्विश नहीं कर सकता। चौथा, जो भी व्यक्ति रिलिंक्विशमेंट कर रहा है वो किसी भी प्रेशर में रिलिंक्विशमेंट नहीं करेगा। अगर ये पता चलता है कि ये जो डीड बनाई गई है वो प्रेशर में बनाई गई है या जिसने भी बनाई वो साउंड माइंड का नहीं था, तो ऐसी डीड को खारिज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि रिलिंक्विशमेंट डीड और गिफ्ट डीड में फ़र्क क्या होता है। गिफ्ट डीड जब भी कोई बनाता है तो वो विदाउट कंसीडरेशन बनाता है। अगर कोई भी कंसीडरेशन गिफ्ट डीड में होता है तो फिर ऐसी गिफ्ट डीड को खारिज कर दिया जाता है, उसे गिफ्ट नहीं माना जाता। वहीं रिलिंक्विशमेंट डीड में ओनर के ऊपर है कि वो क्या पैसे लेना चाहता है या बिना पैसे लिए ही अपना जो हक है प्रॉपर्टी में उसे ट्रांसफ़र करना चाहता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी पैसे लिए अपने हक को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसमें कोई खर्चा नहीं आता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर अपने हक का ट्रांसफ़र करता है तो उस पर जो भी उस एरिया का सर्कल रेट है उसके हिसाब से जो भी स्टैम्प ड्यूटी और जो भी टैक्सेस बनेंगे वो लगेंगे और आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति रिलिंक्विशमेंट डीड बनाना चाहता है वो सिर्फ अपना ही हक ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी दूसरे का हक भी ट्रांसफ़र कर दे। यानी अगर ए, बी और सी 3 लोग हैं जिनका प्रॉपर्टी में नाम है और ए रिलिंक्विशमेंट डीड बना रहा है तो वो
ए से सी को तो ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन वो बी से सी नहीं कर सकता। बी से सी तभी होगा जब बी भी कहेगा कि हाँ मैं अपना हक छोड़ रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर दो लोग यानी ए और बी अपना हक छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग रिलिंक्विशमेंट डीड बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही रिलिंक्विशमेंट डीड में लिख सकते हैं कि हम लोग अपना हक छोड़ रहे हैं और सी जो है वो बेनिफिशियरी है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक रिलिंक्विशमेंट डीड तभी मान्य होगी जब उसे रजिस्टर कराया जाएगा। आप किसी प्लेन पेपर पर अपनी प्रॉपर्टी को रिलिंक्विश कर भी दें, उससे कोई मायने नहीं है। तो ये था पूरा लेखा जोखा रिलिंक्विशमेंट डीड का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलिंक्विशमेंट डीड को बनाते वक्त किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या उसका प्रोसेस है और कैसे आप एक अच्छी रिलिंक्विशमेंट डीड बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।